जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और 100% आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए भैया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कौन सा, कोई एनसीईआरटी है, जल्दी दिखाओ। नई कॉपी चाहिए मुझे, पुरानी से दिखाओ मुझे। चैप्टर नंबर 11। हाँ देखिए भैया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11.6 100% आएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11.6। तो अरे भाई प्लीज यार बोलिए मत, 100% आने की संभावना है इसकी। क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा भैया एक स्टील रॉड है, उससे जुड़ी है एक कॉपर रॉड। स्टील रॉड की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, क्या है, और जो कॉपर रॉड है उसकी लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। कॉपी मत करो, पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है। कह रहा है जो स्टील रॉड जो रखी हुई है, स्टील रॉड का एंड जो रखा हुआ है वो जिस टेम्परेचर पर रखा हुआ है उसका टेम्परेचर क्या है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और कॉपर रॉड का जो एंड रखा हुआ है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भैया। ये है आपकी स्टील और ये है आपका कॉपर। गिवन है आपको स्टील की भाई प्लीज, गिवन है आपको स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी जो दे रखी है वो है आपकी, स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी जो रखी है आपको वो देखिए भैया 50.2 जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया। ये स्टील की कंडक्टिविटी है। कॉपर की जो कंडक्टिविटी आपको दे रखी है वो है 385 जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कुछ है, सब पर हो गए, ठीक है। और एक चीज और दी गई है, एंड एरिया ऑफ स्टील इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कॉपर, ठीक है। कह रहा है ये जो एरिया है स्टील का वो कॉपर के एरिया से डबल है, ठीक है। कह रहा है फाइंड आउट दी टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं ना, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं उसे हम जंक्शन कह रहे हैं। इसका टेम्परेचर, इसके टी की वैल्यू आपको निकालनी है, इसके टेम्परेचर की वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन स्टील कॉपर जंक्शन, स्टील कॉपर जंक्शन। जहां पर आपको स्टील और कॉपर मिल रहे हैं उसके टेम्परेचर, उसके जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। देखिए रिपीट कर रहा हूं मैं, एक स्टील रॉड है 15 सेंटीमीटर लंबी है, कॉपर रॉड है 10 सेंटीमीटर लंबी है। कॉपर का एक एंड जो है वो 0 पे रखा हुआ है, स्टील का दूसरा एंड जो रखा हुआ है वो 300 पे रखा हुआ है। बाकी स्टील का एक एंड, कॉपर का एक एंड, दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है भैया स्टील की कंडक्टिविटी क्या है, 50.2 जूल है, और कॉपर की कंडक्टिविटी क्या है, 385 जूल। इसका मतलब 385 है इसकी कंडक्टिविटी, इसका मतलब ये ज्यादा हीट को कंडक्ट करता है, और स्टील क्या करता है, कम हीट को कंडक्ट करता है, समझ गए। तो कंडक्टिविटी आपको ये बताती है 7 गुना कम कंडक्ट करता है स्टील, 7 गुना कम कंडक्ट करता है। ये अगर 70 जूल हीट का, ये अगर 7 जूल करेगा तो ये क्या करेगा, 49 जूल करेगा, 7 गुना ज्यादा लगभग, ठीक है भैया। 7 गुना ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी कॉपर की, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा। क्वेश्चन में बोल रहा है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं ना उस जंक्शन का टेम्परेचर टी मान लिया है मैंने, और वही आपको निकालना है। वही कहा फाइंड आउट दी टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन, आपको निकालना है। तो अब देखिए भैया यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर हीट जो आज हो रही है ना, यहाँ पे जो हीट है वो यहां से ऐसे चल रही है, क्यों, क्योंकि द फ्लो ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो हीट इस तरीके से फ्लो कर रही है ना, पता है, क्योंकि ये हायर पे है और ये साइड क्या है, लोअर पे है। तो हीट की जो डायरेक्शन होगी, फ्लो की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, स्टील से लेके कॉपर की तरफ होगी,
ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉपर की, तो देखिए भैया जितनी तेजी से ये लॉस करेगा हीट को, स्टील देखिए अगर इस जंक्शन पे मैं देखूंगा तो इस जंक्शन पे स्टील तो लॉस कर रहा होगा हीट को, और इसी जंक्शन पे कॉपर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, पता है ना, क्योंकि इस जंक्शन पे दोनों मिल रहे हैं। तो स्टील से हीट ऐसे आ रही है, यानी स्टील लॉस करेगा और कॉपर क्या करेगा, गेन करेगा। स्टील अगर 4 जूल हीट लॉस कर रहा है तो कॉपर 4 जूल हीट गेन करेगा, यानी दोनों का, इसका लॉस ऑफ हीट, इसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और इसका रेट ऑफ गेन ऑफ हीट क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए भैया अगर मैं स्टील की बात करूं, स्टील की, तो स्टील का जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील, कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ स्टील दोनों एंड का अपॉन में उसका डिस्टेंस, यही था। अब रेट का फॉर्मूला तो यही था ना, लॉस कर रहा है 50.2, ठीक है। तो एच अपॉन में टी, लॉस किसका, स्टील का। एरिया कितना स्टील का, तो मैंने ले लिया एएस, क्या ले लिया, एएस। कंडक्टिविटी स्टील की कितनी है भैया, 50.2। टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर T1 माइनस T2, T1 क्या है भैया, हाइयर है, ये ध्यान रखना, ये हाइयर होता है और ये क्या होता है, लोअर होता है। तो हाइयर क्या होगा, स्टील के दो एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड का टेम्परेचर 300 है, दूसरे एंड का क्या है, T है, जो मेरे को नहीं पता। तो 300 ज्यादा होगा या T ज्यादा होगा, तो मुझे पता 300 ज्यादा होगा क्योंकि हीट ऐसे फ्लो कर रही है। तो हीट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो इसका मतलब 300 ज्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो क्या लिखूंगा, 300 माइनस T, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। और इसकी लेंथ कितनी है, एक्स क्या है, लेंथ है, वो क्या है 15 सेंटीमीटर। इसे ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया। अब देखिए दूसरा, अब मैं बात करता हूँ कॉपर की। कॉपर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो रेट ऑफ गेन ऑफ हीट क्या कर रहा है भैया, गेन। तो क्या होगा भैया, एरिया ऑफ कॉपर, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कॉपर अपॉन में डिस्टेंस ऑफ कॉपर, ठीक है भैया। अब देखिए बेटा समझ लीजिए पहले, तो एरिया ऑफ कॉपर क्या है भैया, तो आपको पता है एरिया ऑफ कॉपर जो है वो 2 टाइम्स है, एरिया ऑफ स्टील, सॉरी हाफ है। देखिए एरिया ऑफ स्टील इज 2 टाइम्स ऑफ कॉपर, तो एरिया ऑफ कॉपर क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्टील। इसको हाफ कर दो, एसी को क्या कर दो, एस अपॉन में। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर क्या है भैया, 385। टेम्परेचर डिफरेंस, तो आपको पता है कौन सा ज्यादा टेम्परेचर होगा, टी या जीरो। देखिए कॉपर के दो एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक एंड का टेम्परेचर क्या है टी, दूसरे एंड का क्या है जीरो। तो कौन सा ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है हीट ऐसे फ्लो कर रही है, तो हेड से बात है इधर, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं, तो अगर स्टील की बात करूं तो ये 300 ज्यादा होगा, टी कम होगा। लेकिन अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर में हीट ऐसे फ्लो कर रही है, यानी टी ज्यादा होगा और जीरो क्या होगा। समझ में बात नहीं, देखिए हीट फ्लो कर रही है ऐसे, हीट फ्लो कर रही है, तो ऐसे में जो भी पॉइंट लेफ्ट में होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और जो राइट में होगा उसका। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की लेफ्ट पॉइंट क्या है, टी, और राइट क्या है, जीरो। तो टी का क्या होगा, ज्यादा, और जीरो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया टी माइनस जीरो, जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। मुझे पता है एज वी नो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ कॉपर, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ कॉपर बराबर में रेट ऑफ गेन। तो लॉस क्या है भैया, लॉस हो रहा है एएस, इसको आगे करते हैं। तो एएस 50.2, 300 माइनस टी डिवाइड बाय 15 बराबर में ये क्या होगा, इसको 20 कर देता हूं, ठीक है, 200 मल्टीप्लाई करके। एएस 385 टी और क्या होगा 20, क्या होगा 20। तो भैया एएस से एएस क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे पूरा का पूरा काटा पीटी करके, तो आपकी टी की वैल्यू क्या आ रही है, 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर आ गया, समझ में आ गया क्वेश्चन भैया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और सुन लीजिए। स्टील दे रखा है, स्टील का एक एंड क्या है भैया 300 पे है, कॉपर दे रखा है, कॉपर का दूसरा एंड क्या है 0 पे है, दोनों बाकी दोनों एंड क्या है, दोनों का एक एक एंड क्या है जुड़ा हुआ है। कॉपर की लंबाई इतनी है, सॉरी स्टील की लंबाई इतनी है, कॉपर की लंबाई इतनी है, और कह रखा है कि स्टील का एरिया जो है वो कॉपर से डबल है। तो आपको कह रहा है जहां पर ये मिल रहा है ना वहां का टेम्परेचर निकालिए, तो मैंने टेम्परेचर मान लिया टी। इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, इसकी कंडक्टिविटी ये दे रखी है। तो भैया आपको पता है इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ गेन ऑफ हीट क्या होता है,
ए फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको? H/T क्या था? ठीक है, समझ गए ना? एरिया, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में उसकी लंबाई। स्टील का सारा रख दिया। स्टील का एक एंड क्या है 300, दूसरे एंड क्या है 80। कॉपर के लिए क्या होगा? एरिया क्या है? एरिया ऑफ कॉपर क्या होगा? हाफ ऑफ स्टील। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर क्या होगी? 385। टेम्परेचर डिफरेंस, एक एंड का क्या है T, दूसरे एंड का क्या है 0। ये ज्यादा है, ये क्या है कम, तो T-0 के लिख दिया। उसके बाद दोनों को बराबर कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया? समझ गया भाई जी? करो भैया फटाफट जल्दी से। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी डालिए कन्वेक्शन। देखिए भैया मैंने बताया था कन्वेक्शन एक ऐसा मोड होता है हीट ट्रांसफर का जिसमें खुद मॉलिक्यूल चल करके क्या कहता है, हीट को देके आता है। याद है? जिसमें मॉलिक्यूल खुद चल करके हीट देके आता है। जैसे आप पानी को उबाल रहे होते हो तो नीचे का गर्म पानी जैसे गर्म होता है वैसे क्या होता है, ऊपर भाग जाता है। तो हीट कहाँ पहुंच जाती है? ऊपर, है ना? तो इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। तो लिखिए भैया, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम, इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच heat flows from region, by which heat flows from process by which heat flows from the region of higher temperature to the region of higher temperature to the region of higher temperature to the region of lower temperature, the region of higher temperature to the region of lower temperature by the actual movement of material particle, by the actual movement of मटेरियल पार्टिकल। कह रहा भैया इसमें मटेरियल पार्टिकल की एक्चुअल मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है भैया, हीट का ट्रांसफर होता है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है भैया? एग्जांपल लिखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। एग्जांपल में लिखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो जब बॉइल करते हो वाटर को तो आपका बॉइल्ड वाटर जो होता है वो क्या होता है भैया, जैसी गर्मी लेता है वैसी कहां चले आता है, सरफेस पे। ठंडा पानी फिर कहां आता है भैया, नीचे। तो बॉइल्ड वाटर, वाटर क्या कर रहा है भैया, ऊपर हीट को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये आपका भैया, ये आपका आप इसको हीट दो तो हीट क्या होगी, बॉइल्ड वाटर के थ्रू ऊपर जाएगी और कोल्ड वाटर क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, कोल्ड वाटर, हीट, हॉट वाटर, हॉट वाटर ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर क्या होगा, नीचे आएगा। चलो ये लिखो, बनाइए चित्र को। हॉट वाटर ऊपर, कोल्ड वाटर नीचे, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, सॉरी कन्वेक्शन प्रोसेस, कंडक्शन नहीं कन्वेक्शन। हो गया? अगला लिखिए बच्चे लोग, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। देखिए, पहला है नेचुरल कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन। देखिए, इन दिस कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, in this convection heat transferred by itself, heat transferred by itself। ठीक है, इसमें अपने आप ही होती है हीट का ट्रांसफर। दूसरा लिखिए फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड, फोर्स, FORCED, फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब फोर्स्ड कन्वेक्शन में ना, इसमें हीट अपने आप नहीं ट्रांसफर होती, हमें करना पड़ता है, एजेंसी लगानी पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो लिखिए, इन दिस कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द यूजिंग एक्सटर्नल एजेंसी। In this convection, heat is transferred by the means of external agency. In this convection, heat is transferred by the means of external agency. By the means of external agency. देखिए,
AC is the best example. AC is the best example of forced convection. AC सबसे बढ़िया एग्जांपल है फोर्स्ड कन्वेक्शन का, ठीक है। चलो लिखे भैया रेडिएशन प्रोसेस, अगला टॉपिक डाल दिया रेडिएशन, रेडिएशन प्रोसेस, रेडिएशन प्रोसेस। तो लिखिए भैया, इट इज द प्रोसेस बाय विच, it is the process by which, it is the process by which heat is transmitted from one place to another place, it is the process by which heat is transmitted from one place to another place without heating, without heating intervening medium, intervening medium, without heating. It is the process in which heat is transmitted from one place to another place without heating intervening medium, without heating intervening medium. Intervening मतलब बीच का मीडियम, intervening INTER वेनिंग VENING वेनिंग मीडियम, इंटरवेनिंग मीडियम। देखिए भैया इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हीट जा रही है उसके बीच के मीडियम को क्या कहते हैं, इंटरवेनिंग मीडियम। क्या कहते हैं इसे, जैसे सूरज से हीट पृथ्वी तक आती है तो उसके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या हो गया, इंटरवेनिंग मीडियम हो गया, और वो हीट उसको हीट अप नहीं करती, वो सीधा टारगेट से जहां से निकलती है, प्रोड्यूसर जो होता है सूरज होता है, और रिसीवर कौन होती है, अर्थ होती है। केवल सूरज से निकलकर अर्थ पे आके गर्मी पैदा करती है, बीच के मीडियम को बिल्कुल भी हीट अप नहीं करती। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, रेडिएशन। क्या कहते हैं भैया, रेडिएशन। इसमें इंटरवेनिंग मीडियम जो बीच का मीडियम होता है बिल्कुल भी, दूसरी इसका और लिख लो, और लिखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड, it is the process by which, it is the process by which heat is transmitted from one point to another point, from one point to another point, it is the process by which heat is transmitted from one point to another point without need, नहीं, without any medium, विदाउट एनी मीडियम। इसमें हीट का ट्रांसफर होता है बगैर किसी मीडियम के, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं होती। देखिए एग्जांपल, एग्जांपल, हीट कमिंग फ्रॉम द सन, हीट कमिंग फ्रॉम द सन, हीट कमिंग फ्रॉम द सन is the best example of radiation process. Heat coming from the sun is the best example of radiation process. कोई मीडियम नहीं। हीट कमिंग फ्रॉम द सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडिएशन प्रोसेस। और लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, इन रेडिएशन प्रोसेस heat is in the form of electromagnetic wave. In radiation process heat is in the form of electromagnetic, देखिए भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में हीट आती है हमारे पास। देखिए भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी आप समझ लो एक वेव का टाइप है, ठीक है, जो अभी आपको नहीं पढ़नी है, बाद में पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन प्रोसेस में जो हीट आती है वो किस फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, ठीक है भैया। अभी आप 12वीं में इसको पढ़ोगे, 8वें चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 12वीं क्लास, ठीक है भैया। तो क्या लिखा है, in radiation process heat is coming, heat is in the form of electromagnetic radiation, ठीक है, which is moving with the speed of, which is moving with the speed of light, which is moving with the speed of light, जो कि कितनी स्पीड से मूव करती है भैया, लाइट की स्पीड से। कह रहा है भैया जो रेडिएशन में जो हीट आती है किसकी फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, और उसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। चीज ध्यान में रखना, ठीक है भैया। लिखिए, ठीक है, लिखिए भैया, प्रीवोस्ट लॉ,
PREVOST, प्रीवोस्ट लॉ, PREVOST, प्रीवोस्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रीवोस्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रीवोस्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। पता क्या कहता है? इन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन से ऊपर है, 0 केल्विन से सबसे कम टेम्परेचर होता है ना, जिस बॉडी का भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर है, वो सब भी बॉडी क्या करती है? हीट देती है। क्या करती है? देती है, चाहे उसका टेम्परेचर कितना ही कम क्यों ना हो। दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में, एक का टेम्परेचर 100 है, एक का टेम्परेचर 0 है, तो आप क्या बोलोगे? 100 वाली 0 वाले को हीट देगी? नहीं, 0 वाले भी 100 वाले को हीट देगी और 100 वाली भी 0 वाले को क्या करेगी? हीट देगी। कंडीशन यही रहेगी कि 100 वाली 0 वाली को ज्यादा हीट देगी और 0 वाली 100 वाली को कम हीट देगी। ये प्रीवोस्ट लॉ ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट था। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ खास है नहीं, आपके लिए ध्यान में रखना कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इसके हिसाब से वो उतनी ही ज्यादा हीट देगी। बाकी हर बॉडी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो एक दूसरे को हीट देती है। जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कम हीट देगी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट देगी। बाकी सब बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? हीट देती है। समझ गया? लिखिए प्रीवोस्ट, बोल गया। देखिए पहला पॉइंट लिखिए इसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट है प्रीवोस्ट, all bodies at temperature 0 Kelvin above, all bodies at temperature above 0 Kelvin, above 0 Kelvin emit heat to the surrounding. All bodies at temperature above 0 Kelvin emit heat to the surrounding and gain heat from the surrounding, and gain heat from the surrounding, and gain heat from the surrounding at all time, at all time, all time। कह रहा है भैया कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या है 0 केल्विन से ज्यादा है वो हमेशा हीट देती रहेगी और सराउंडिंग से हमेशा हीट लेती रहेगी। समझ गया भैया? अगले लिखिए सेकंड पॉइंट इसके बारे में। सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकंड, सेकंड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकंड, radiated per second is directly proportional to, is directly proportional to its temperature and its surface area, directly proportional to its temperature and its surface area, सरफेस। अब देखिए समझिए, मैंने बोला भैया जिस बॉडी का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो पर सेकंड उतनी ही ज्यादा क्या करेगी? हीट को एमिट करेगी। और दूसरा आपने देखा होगा एरिया भी यहाँ पे वर्ड आया, एरिया। अगर मान लीजिए आपको चाय पीनी होती है तो आप अगर ग्लास में पीते हो तो ग्लास में चाय बहुत स्लोली ठंडी होती है, लेकिन अगर उसी चाय को अगर हम प्लेट में रख दें तो क्या होगी? जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि जो प्लेट का एरिया होता है क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और ग्लास का एरिया क्या होता है? कम होता है, इसलिए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होगा? कम होगा। तो समझ गए भैया, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो उस बॉडी के टेम्परेचर में, दूसरे उसके सरफेस एरिया पे। टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा तेजी से हीट को लॉस करेगी, और एरिया ज्यादा होगा तब भी ज्यादा तेजी से हीट को लॉस करेगी। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, there is a continuous exchange, there is a continuous exchange there is a continuous exchange of heat between the body and its surrounding, between the body and its surrounding। कह रहा भैया सराउंडिंग और बॉडी के बीच में लगातार क्या होता है भैया? हीट का एक्सचेंज होता रहता है अपने आप। ठीक है भैया, अगले लिखिए, इफ टू बॉडी हैव सेम टेम्परेचर, if two body have same temperature, then their loss of heat, rate of loss of heat and rate of loss of rate of gain of heat,
if two body have same temperature, then their rate of loss of heat and rate of gain of heat are equal. समझ गए भैया? अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर है तो वो जितनी तेजी से हीट को लॉस करेंगी, ठीक है, उतनी तेजी से वो क्या करेंगी, गेन करेंगी। समझ गए भैया? तो कुछ पॉइंट्स है और इनमें से काफी सारे टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक काम आने। इससे अगला जो टॉपिक है न्यूटन कूलिंग लॉ, इस हफ्ते में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है भैया? न्यूटन कूलिंग लॉ, ब्लैक बॉडी, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और आपका स्टीफन लॉ आएगा। ठीक है? उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं कराने इस चैप्टर में, छोटा चैप्टर है। उसके बाद आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स करीबन वो भी एक हफ्ते का चैप्टर है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? फिर अपना सबसे बड़े चैप्टर, सबसे जिसके पास मैथ्स नहीं है उसके लिए समझ लो अभिश्राप है, 2 चैप्टर, वेव्स ऑसिलेशन। लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। कंडीशन क्या है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद ही कराऊंगा। ठीक है? तो वो बड़े प्यारे चैप्टर है, आसानी समझ में आ जाएंगे। ठीक है? कहा केटी जी तो लास्ट में कराऊंगा। नहीं आता है। हाँ सब दिन क्लास है। क्या क्लास 31 को क्या है? हाँ 31 को स्कूल की छुट्टी रहेगी तो सुबह रख देंगे और क्या, शाम को मौज मस्ती कर लेना, ऐसा कर लेंगे। हाँ 1 को होगी। हाँ पीटीएम में कौन जाता है कोई? बताएंगे। ठीक है? तो हाँ बड़े नहीं है ना, आगे ले बंगाली। अब चलो ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।